हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ा रहे हैं HPSC PGT हिंदी के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम, और उसी के संदर्भ में आज हमारा रहेगा पाठ नंबर 4। तो अभी तक पाठ नंबर 3 के शॉर्ट नोट्स मैं पढ़ा चुकी हूं और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने उसे पसंद भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं, और व्यूज़ से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि काफ़ी आपको पसंद भी आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं 16 अध्याय हैं इसमें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, और कम से कम 7-8 क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार जो HPSC का पेपर हुआ था। लेकिन इस बार HPSC में और भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार HPSC ने 80+20 के बेस पर क्वेश्चन पेपर था स्क्रीनिंग का। तो 80 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे और उसके बाद 20 क्वेश्चन में हरियाणा GK, CDP, एक्स्ट्रा मैथ, रीजनिंग वगैरह थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी आने वाला नहीं है। 100 का 100 जो मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो केवल आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। तो इसलिए हो सकता है कि इस बार क्वेश्चंस की संख्या 2-4 और भी बढ़ जाए, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप बेफिक्र होकर इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को पढ़कर फिर आप अध्याय पढ़ेंगे, NCERT की बुक से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक भी पंक्ति मैम ने नहीं छोड़ रखी है, क्योंकि ये नोट्स मैंने अपने लिए तैयार किए थे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 4 की। और अध्याय नंबर 4 का नाम है पत्रकारीय लेखन के विविध रूप और लेखन प्रक्रिया। आपको थोड़े से छोटे दिख रहे होंगे, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देती हूँ। और सबसे पहले जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर का नाम जो है, अध्याय का नाम आप आराम से ध्यान से पढ़ें, उसके कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा तो सीधे तौर पर यहाँ से सीधा इसका प्रश्न बनाकर दे दिया जाता है, क्योंकि प्रश्न 10 नंबर का आता है तो ये बन भी जाता है क्वेश्चन 10 नंबर का। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और ये चैप्टर का नाम है पत्रकारीय लेखन। तो अभी तक मैं 3 क्लासेस ले चुकी हूँ और हर क्लास में मैंने पत्रकारिता का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि पत्रकारिता के अंतर्गत आपके समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं ये सभी पत्रकारिता के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करके पाठक वर्ग तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है वही पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता की अब ऐसे तो है नहीं कि जो सूचनाएं हैं वो हवा में उड़कर पाठक वर्ग तक पहुंच जाएंगी, भाई उनको कहीं ना कहीं लिखना भी पड़ता होगा। तो वही क्या है, पत्रकारीय लेखन, यानी कि सूचनाएं जिस लिखित माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचती हैं वो पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अब पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उनका लिखने की शैली अलग है, टेलीविज़न के लिए लिखे जाते हैं वो एक अलग शैली है, क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और टेलीविज़न दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है, लेकिन दोनों है एक रेखे ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोनों के लिए जब समाचार लिखेंगे तो अलग अलग हैं। तो रेडियो, टेलीविज़न के लिए किस प्रकार से समाचार लिखे जाने हैं वो हमने पिछले उसमें अध्याय में पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल तौर से पढ़ेंगे हम पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, मतलब लेखन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पत्रकार से, कि पत्रकारिता जो है किससे बनी है, वो पत्रकार से बनी है। ठीक है, पत्रकार क्या होता है? पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। देखो, जो सूचनाएं फील्ड से, हर क्षेत्र से जो सूचनाएं इकट्ठे करके लाता है उसे संवाददाता कहते हैं। और उन सूचनाओं को जब पठनीय योग्य बनाना, अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक उन सूचनाओं को पहुंचाने के लिए जिस लेखन का प्रयोग करता है वो पत्रकार कहलाता है। ठीक है, पत्रकार उन सूचनाओं को लिखित रूप देता है और फिर जब वो सूचनाएं विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हुए, फिर से एक बार देख लें, पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पत्रकारियता लेखन। ठीक है, पत्रकारीय लेखन।
तो मतलब जो समाचार पत्र दर्शकों तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि हम समाचार सुनते हैं तो उन समाचारों को भी कोई ना कोई तो लिखता है। जब उनको लिखने के लिए जिस रूप का प्रयोग करते हैं कि किस प्रकार से लिखते हैं, वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, सीधी पिरामिड शैली में लिखते हैं, इन सब पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपको बता देती हूँ कि एचपीएससी पीजीटी हिंदी का पेपर, स्क्रीनिंग पेपर जो 20 अक्टूबर को होने वाला था, वो पोस्टपोन होकर 3 नवंबर जो है उसकी न्यू डेट दे दी गई है। तो अब हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया तो इनको मैं थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता दूंगी। वैसे 3 चैप्टर मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ाए थे, जल्दबाजी तो नहीं कह सकती लेकिन थोड़ा सा इतना खोल के नहीं बताया था, ठीक है, जितना कि अब आपको बता दिया। थोड़ा फास्ट पढ़ाया था, बस ये कह सकते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? आप देखो, पत्रकार क्या करते हैं, सूचनाओं को अपने पाठक वर्ग तक पहुंचाने के लिए जिन रूपों का इस्तेमाल करते हैं लेखन के लिए, उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अब पत्रकार भी 3 प्रकार के होते हैं जो कि समाचारों को लिखते हैं, वो पत्रकार कहलाते हैं। तो कुछ तो पत्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये पूछा जा सकता है। एक तो पूर्णकालिक पत्रकार होता है, एक अंशकालिक पत्रकार होता है और एक फ्रीलांसर पत्रकार होता है। तो पूर्णकालिक जिसे आप परमानेंट कहते हैं, जैसे कि एक परमानेंट टीचर है, एक क्या होता है कि फ्रीलांसर होता है जिसको 1-2 लेक्चर लेने के लिए स्कूल में बुला लिया और फिर मतलब जिस दिन उन्हें ज़रूरत पड़ी समझाने के लिए कुछ स्पेशल, तो वो फ्रीलांसर कहलाते हैं। और अंशकालिक होता है जो कुछ समय के लिए रख लिया, फिर उन्हें मतलब कुछ नियमित कुछ शर्तों पर उन्हें रख लेते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं, तो ये अंशकालिक कहलाता है। अब देखो, पूर्णकालिक पत्रकार क्या होता है, जो नियमित वेतन भोगी होता है, नियमित वेतन भोगी होता है और संगठन के द्वारा उसे कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, नियमित रूप से वेतन मिलता है, तो वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है और वो अपना पूरा सेवा काल पूरा करके ही रिटायरमेंट लेता है। अंशकालिक पत्रकार वे होते हैं जो कुछ निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, मतलब वो जिस संस्था में काम करते हैं उनके कुछ मानदंड होते हैं, उन मानदंडों को पूरा करते हुए काम करते हैं और वो मानदंड उनके निश्चित समय के लिए होते हैं। फ्रीलांसर ऐसा पत्रकार होता है जिसको कोई भी संगठन बुला लेता है किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखने के लिए और उसके बदले में उसे उसका पारिश्रमिक दे देते हैं और फिर छुट्टी, तो ये अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। अब आता है समाचार किसे कहते हैं। तो अभी तो हमने पत्रकारीय लेखन पढ़ा, तो पत्रकारीय लेखन उम्मीद करती हूँ पत्रकार आपको समझ में आ गए होंगे और पत्रकारिता लेखन भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं समाचार क्या है। पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। पूर्णकालिक या अंशकालिक पत्रकार जिस समाचार को लिखते हैं उन्हें संवाददाता भी कह सकते हैं या फिर उन्हें क्या कहते हैं, रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार लेखन की शैली, अब इस पर हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो समाचार लिखने की शैली होती है ना, अधिकतर जो समाचार होते हैं यानी कि 90% जो समाचार होते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, पहला भाग इंट्रो, दूसरा बॉडी और फिर समाचार को समाप्त कर दिया जाता है। अब समाचार लेखन की कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। आपसे पूछे कि रेडियो के समाचार लेखन की शैली, उल्टा पिरामिड, और टेलीविजन के लिए उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इन्वर्टेड शैली भी, इसे इंग्लिश में इन्वर्टेड शैली कहते हैं, वैसे हिंदी में इसको उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। जैसे कि मैंने बताया था कि क्या किसी का भी नाम ले दे कि पावर हाउस के विद्युत नगर में बम विस्फोट के कारण 9 मरे 6 घायल हुए, ठीक है। तो बम, इसमें इंट्रो में दे देंगे ये चीज़ें कि विद्युत नगर में घटना घटी, बम विस्फोट के कारण हुई, 9 मरे और 6 घायल हुए। तो इस तरीके का जो एक लाइन में मुखड़ा सा कह सकते हैं समाचार का, वो इंट्रो के अंतर्गत आता है। फिर बॉडी के अंतर्गत कई ककार आ जाते हैं, 4-5 ककार, कि जैसे कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, कहाँ पर हुई, ये सब थोड़ा विस्तारित रूप जो समाचार का बॉडी के अंदर दिया जाता है। और फिर जो क्लाइमेक्स होता है लास्ट में, ये इसका निष्कर्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर समाचार को समाप्त कर दिया जाता है।
थोड़ा और ध्यान से पढ़ना, अभी आपको बताती हूँ। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। तो समाचार को लिखने के 6 ककार होते हैं। क्या, कौन कौन से 6? क्या हुआ, कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्यों। तो ये सारे 6 ककार हैं, इनको ध्यान रखना है आपको। 4 इधर दे रखे हैं, 2 इधर हैं। तो ये जो चारों है ना, मैंने लिख रखा है, देखो, क्या, कौन, कहाँ और कब। मैंने बताया कि पावर हाउस में बम विस्फोट के कारण 6 मरे, 9 घायल। तो क्या हुआ, कौन मरे, जैसे कि मजदूर मरे या जो भी मरे। कहाँ, मैंने बताया पावर हाउस में। कब, तो यहाँ पर बता देते हैं कि कल या आज सुबह, इस तरीके से। तो ये जो 4 ककार होते हैं ये इंट्रो के अंतर्गत आ जाते हैं। और कैसे और क्यों का जवाब जो है इसकी बॉडी के अंतर्गत दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का जो बीच का मध्य पार्ट है, बॉडी, उसके अंतर्गत समाचार में बताया जाता है कि ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई। और ये जो कैसे और क्यों जो है ये ककार विवरणात्मक होते हैं, मतलब काफ़ी विवरण करके उस घटना का बताया जाता है, व्याख्यात्मक रूप से बताई जाती है और अंत में उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों ककार बॉडी के अंतर्गत आ जाते हैं और ये चारों ककार इंट्रो में आ जाते हैं। और जो ये चारों ककार होते हैं ये सूचनाओं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है, इस तरीके की, देखो मैंने एक एक बात जो है बिल्कुल ऐसे सोने की तरह छाट छाट कर यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रखी है। फीचर व समाचार में अंतर क्या है। अब फीचर भी एक लेख होता है जो समाचार में छपता रहता है। फीचर जो है एक सुव्यवस्थित, संगठित और सृजनात्मक लेख होता है। यहीं पर देख लेते हैं अभी कि फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है। तो फीचर और समाचार मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में यहाँ पर बांट रखा है। तो फीचर जो होता है ना, देखो फीचर भी लिखा जाता है और समाचार भी लिखा जाता है, लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। फीचर सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ होता है। सृजनात्मक मतलब इसमें लेखक की अपनी क्रिएटिविटी होती है, व्यवस्थित रूप से होता है और आत्मनिष्ठ होता है। लेकिन जो समाचार होते हैं वो वस्तुनिष्ठता व तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। और जो, ठीक है, समझ गए होंगे। और जो फीचर होता है वो तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। मतलब फीचर का जो विषय है वो तत्काल में घटित हुई घटना से संबंधित नहीं होता है। इसका जो विषय है भूत, वर्तमान, भविष्य किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन और क्या है, इसमें क्या है कि समाचार जो है ये तात्कालीन घटित घटनाओं पर आधारित होते हैं। फिर इसमें शब्दों की सीमा होती है। समाचार के अंतर्गत शब्दों की सीमा होती है, समाचार का कोई विषय नहीं होता। ठीक है, अब फीचर में विषय भी होता है। अब फीचर के बारे में देख लेते हैं। फीचर लेखक की अपनी राय और संभावनाएं होती है। लेखक इसमें क्या करता है कि किसी एक विषय का चुनाव करता है, फिर उसके ऊपर फीचर लिखा जाता है और उसमें लेखक की अपनी राय होती है। लेकिन समाचार के अंतर्गत लेखक अपना राय नहीं दे सकता और इसमें लेखक की अपनी भावनाएं होती हैं। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, कथात्मक शैली होती है, कथात्मक रूप में लिखा जाता है। भाषा सरल एवं रूपात्मक व आकर्षक होती है। देखो ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं ना, ये आपके वैसे भी काम आ सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में भी। इन पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा सा खोल के लिखेंगे तो 10 नंबर का आपका एकदम परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो हम फीचर के बारे में पढ़ रहे हैं। फीचर में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेखक की अपनी राय होती है, अपनी भावनाएं होती हैं। लेकिन समाचारों में ऐसा नहीं होता है। समाचार में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। कथात्मक शैली होती है, इसमें कथा के रूप में उस विषय के बारे में लिखा जाता है।
भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है। ठीक है, इसकी जो फीचर की भाषा होती है वो सरल होती है, रूपात्मक होती है और आकर्षक होती है। शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, जैसे कि समाचार को बहुत शब्दों की सीमा होती है समाचार के अंतर्गत, लेकिन फीचर के अंतर्गत शब्दों की कोई सीमा नहीं होती। हम 250 शब्दों से लेकर 2000 तक के शब्दों में फीचर लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा का भी लिख सकते हैं। फीचर में फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स होते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आपको ध्यान रखना है। फीचर और समाचार में कुछ खास अंतर था। अब यहाँ पर हम फीचर के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्टिव में आने के भी पूरे चांस होते हैं इसके। अब आता है फीचर के प्रकार। अब आप सोच रहे होंगे कि फीचर क्या होता है। मैंने बताया, एक सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ और सृजनात्मक रचना होती है। इसमें लेखक किसी एक विषय का चुनाव करता है और ये सीधी शैली में लिखा जाता है और इसमें शब्दों की कोई सीमा नहीं होती है। सहज, सरल, रूपात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब जो फीचर है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फीचर के प्रकार कई प्रकार के हैं। जैसे कि बैकग्राउंड, जैसे कि समाचार फीचर, किसी समाचार के ऊपर भी फीचर लिखा जा सकता है। घटनापरक फीचर, कोई घटना घटित हुई है उसके ऊपर फीचर लिखा जा सकता है। कोई फीचर व्यक्तिपरक भी हो सकता है। लोकाभिरुचि, मतलब जिसमें लोगों की रुचि होती है उसके ऊपर भी फीचर लिखा जा सकता है। साहित्यिक फीचर और सांस्कृतिक फीचर, विश्लेषण फीचर और विज्ञान फीचर। समाचार बैकग्राउंड फीचर, समाचार के बैकग्राउंड पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो ये समाचार के फीचर के प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं फीचर लेखन संबंधी मुख्य बातें कौन कौन सी है, यानी कि फीचर को जब आप लिखेंगे तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। अब देखो, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े पात्रों की मौजूदगी जरूरी होती है। आप देखना कि किसी भी विषय के ऊपर अगर आपको समाचार पत्र में कोई फीचर मिलता है, या जैसे किसी टॉपिक के बारे में, जैसे हम एक निबंध टाइप से कह सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए निबंध शब्द प्रयोग कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं उस निबंध में ना थोड़ी देर में जैसे जनसंख्या के ऊपर ही कुछ लिखा है तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर जो फीचर होता है, अगर उसमें हम पात्र डाल देंगे, कुछ करेक्टर अगर हम डाल देते हैं तो उससे उस फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें पात्र डाल देते हैं, ताकि अधिक से अधिक पाठक वर्ग उसमें रुचि ले सके। अदरवाइज उसे स्किप कर देंगे या उस पृष्ठ को छोड़ देंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं। फीचर के तथ्यों को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए, यानी कि फीचर का जो वर्णित विषय है जिसके बारे में फीचर लिखा जा रहा है, उस फीचर के जो कथ्य है, कथ्य मतलब कथा वस्तु, उसको पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक ये महसूस करे कि वे घटनाओं को खुद देख रहे हैं। मतलब पात्र, वो जो फीचर है ना वो ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें पात्र डालने चाहिए ताकि वो सजीव सा लगे और पाठक उसे पढ़ते वक्त ऐसा महसूस करे कि ये घटना उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रही है। फीचर मनोरंजक व सृजनात्मक होना चाहिए। अब ऐसा फीचर वही लिख सकेगा, सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वही ऐसा लिख पाएगा। तो फीचर मनोरंजक व सृजनात्मक होना चाहिए, ये नहीं कि किसी की नकल करके उसको छाप दिया। फीचर कोई नीरस शोध रिपोर्ट, बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। मतलब फीचर को हम ऐसे नहीं कह सकते कि कोई नीरस शोध रिपोर्ट है, कोई बड़ी घटनाओं और कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। मतलब फीचर बेजान नहीं होता है। इसे किसी सभा या बैठक की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। समझ रहे होंगे ना, किसी बैठक में जैसे क्या हुआ कि वो आए, उसने स्पीच दी, ये दिया वो दिया, इस तरीके से किसी बैठक के बारे में बताते हैं तो उसमें अधिक लोग रुचि नहीं लेते हैं। तो कह रहे कि फीचर निरस नहीं होता है, ना ही किसी आयोजन, घटना या कार्यक्रम की सूखी और बेजान रिपोर्ट नहीं होती है। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। इस उद्देश्य के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। यानी कि देखो, किसी भी अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो फिर मतलब वो रचना लिखने में फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य सामने होगा तो उसके दाएं बाएं जो भी उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं वो उसके
क्या होगा, जो प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। यानी कि एक तो हो गया उद्देश्य। अब इस उद्देश्य को हम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ घटनाओं के माध्यम से, कुछ प्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से ही तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो घटनाएं हैं जिससे हम इसके उद्देश्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके विचार आपस में गुथे हुए होने चाहिए। ये नहीं कि उद्देश्य से डिफरेंट, थोड़ा सा अलग प्रतीत हो आपको। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक। अब फीचर क्या है? फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। अब आप समझ गए होंगे। फीचर लेख का कोई, देखो ये 11 पॉइंट है, अगर आपके 10 नंबर में आता है तो अगर आप एज इट इज़ लिख कर आते हैं और थोड़ा सा इसे अपने ढंग से स्पष्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी, अर्थात प्रारंभ, मध्य और अंत से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई विशेष फार्मूला नहीं है। जैसे कि समाचार का फार्मूला होता है कि इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखेंगे, पहले इंट्रो देंगे, फिर बॉडी देंगे, फिर समापन देंगे। इसको हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। फीचर का हर पैराग्राफ पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि जब हम निबंध लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू करते हैं, तीसरा यहाँ से, तो आपस में एक दूसरे पैराग्राफ का जुड़ा हुआ होना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए। एक पैराग्राफ में एक पहलू पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा कि फीचर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कि फीचर की विशेषताएं क्या क्या हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चीज टॉपिक। ठीक है, तो फीचर की क्या विशेषताएं? फीचर किसी सच्ची घटना, महत्वपूर्ण खोज या उपलब्धि पर लिखा जा सकता है। मतलब फीचर का जो विषय है ना, वो कुछ भी हो सकता है। कोई सच्ची घटना, कोई महत्वपूर्ण खोज जिसे अनुसंधान कहते हैं, या किसी के द्वारा ली गई कोई उपलब्धि, उसके ऊपर भी हम फीचर लिख सकते हैं। ये फीचर की विशेषताएं हैं। फीचर सारगर्भित होता है परंतु बोझिल नहीं। सारगर्भित का मतलब है कि फीचर का जो हमने विषय लिया है उसको बिल्कुल सार रूप से, एकदम डिटेल से और उसके तह तक पहुंचते हुए उसका व्याख्यात्मक रूप से वर्णन करते हैं, लेकिन वो बोझिल नहीं होता है। फीचर लेखन का विषय वर्तमान, भूत व भविष्य से संबंधित हो सकता है। ये मैंने अभी आपको बताया। फीचर में क्या जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक भाव को उद्दीप्त करता है। सभी का मतलब आपको पता होगा। जिज्ञासा, जिसमें पढ़ने की रुचि हो। सहानुभूति, उसमें पात्रों के प्रति कुछ दुख, कोई करुणा, इस प्रकार के भाव आते हैं तो वो सहानुभूति होती है। संवेदना होती है कि हम अच्छा या बुरा जो कुछ भी हम सोचते हैं उन पात्रों के बारे में। आलोचना भी होती है तथा विवेचना, ठीक है, भावों को उद्दीप्त करता है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसे याद रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट है इसी चैप्टर में विशेष रिपोर्ट। अब विशेष रिपोर्ट भी एक लेखन है। हम विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारिता के विभिन्न लेखन के विभिन्न माध्यम पढ़ रहे हैं हम। अब पत्रकारिता के अंतर्गत एक विशेष रिपोर्ट भी होती है जो समाचार पत्र में छपती है। अब वो विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से विशेष रिपोर्ट लिखी जाती है, किसी भी घटना के ऊपर, किसी सूचना के ऊपर, या उसका विषय कुछ भी हो सकता है। तो वो विशेष रिपोर्ट, विशेष का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वो विशेष ही है। तो विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। देखो, कोई भी चीज़ विशेष तभी होगी। अब देखो, नॉर्मल बात थी किसी टॉपिक के ऊपर, आप लोग मेरे पास आए, आप लोगों ने अपने दाएं बाएं पूछ लिया, लेकिन कोई एक ऐसा टॉपिक था, फिर आप क्या करेंगे? नहीं यार, मैम से पूछते हैं, विशेष बात हमें वहाँ से मिलेगी सुनने को। तो ऐसे ही होता है। और फिर मैं क्या करूँगी, आप मुझसे कोई बातचीत पूछ रहे हैं तो उसकी मैं गहरी छानबीन करूँगी, ढंग से बताऊँगी कि बच्चों को यहाँ पर तसल्ली भी होनी चाहिए जो इनका प्रश्न था। तो ऐसा ही होता है। विशेष रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है तथा व्याख्या होती है। फिर उसकी विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उसके परिणामों तथा कारणों को स्पष्ट किया जाता है। मतलब क्या बताऊं कि जैसे कोरोना ही है, मान लो कोरोना, या नहीं, आम क्रिकेट का कोई मैच ले लेते हैं, क्रिकेट का कोई मैच ले लेते हैं,
जिसमें इंडिया हार जाता है, मान लो इसके ऊपर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो इससे संबंधित जो आंकड़े हैं उन्हें इकट्ठे कर लेंगे। फिर इस घटना या इस मुद्दे की हम गहरी छानबीन की जाएगी। छानबीन करने के बाद इनका विश्लेषण किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार से विश्लेषण किया जाता है और फिर उनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, अगर भारतीय हारे तो क्यों हारे, उस टाइम भाई उसने ये कर दिया, उसने ये कैच छोड़ दी, या उसने वो सिक्स मारा, जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर विश्लेषण के अंदर आ जाएगा। फिर उसकी संश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उसके परिणाम बताए जाते हैं कि इन्होंने, इस प्लेयर ने, बॉलर ने ऐसे किया, बैट्समैन ने ये गलती कर दी, उसने ये कर दी। उस पद्धति का सारा विश्लेषण करते हुए अंततः परिणाम तक पहुंचा जाएगा और उन कारणों को भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस कारण से ये परिणाम हुआ, अदरवाइज हम जीत जाते। समझ गए होंगे। तो फिर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार की होती है, तो विशेष रिपोर्ट 4 प्रकार की होती है। एक तो खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और एक विवरणात्मक रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट जिसे अनुसंधान भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा पढ़कर ही बता दूंगी, फिर पढ़ते हम अलग है, समझाती अलग हूं तो डबल टाइम वेस्ट होता है। खोजी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में संवाददाता मौलिक शोध तथा छानबीन करता हुआ, मौलिक शोध मतलब किसी की नकल नहीं है, मूल रूप से शोध किया जाता है, छानबीन करता हुआ सूचनाओं तथा तथ्यों को उजागर करता है। क्योंकि पहले ये सूचनाएं तथा तथ्य सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं होते। अगर देखो कोई किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं या सार्वजनिक तथ्य अगर पहले से ही उपलब्ध हैं तो फिर वो तो मौलिक शोध ही नहीं रहा। मौलिक शोध वो होता है जिसमें बिल्कुल नए तथ्य, नई सूचनाएं निकल कर सामने आती हैं। और प्राय भ्रष्ट, और ये खोजी रिपोर्ट अधिकतर किसके ऊपर लिखी जाती हैं, जैसे कि कहीं पर कोई भ्रष्टाचार, अनियमितता, मतलब कहीं पर कोई गड़बड़ी हो रही हो, ठीक है, को उजागर करने के लिए खोजी रिपोर्ट लिखी जाती हैं। समझ गए होंगे, ये खोजी रिपोर्ट है। उसके बाद है इन डेप्थ रिपोर्ट। डेप्थ का मतलब होता है गहराई से, डीप से डेप्थ बना है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं को आंकड़ों की गहराई से छानबीन की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो मैंने ये आपको बताई खोजी रिपोर्ट, इसमें इस रिपोर्ट के आंकड़े पहले से हमारे पास नहीं होते हैं, उनको ढूंढा जाता है, उपलब्ध करवाया जाता है, खोज छानबीन की जाती है, यही तो शोध कहलाएगा। और इन डेप्थ में क्या होता है कि इसमें जो विषय लिया जाता है उसके आंकड़े तो हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया क्रिकेट वाला आपको। और फिर क्या किया जाता है, उन आंकड़ों की गहराई तक दिया जाया जाता है और इनके आंकड़े इसमें इन डेप्थ रिपोर्ट में, डेप्थ रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसके आंकड़े तो हमारे पास पहले से होते हैं, उपलब्ध सूचनाओं को आंकड़ों की गहराई से छानबीन करके रिपोर्ट तैयार की जाती है, यानी कि उसे इन डेप्थ रिपोर्ट कहते हैं। समझ गए होंगे आप। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, इसमें तथ्यों का विश्लेषण फिर व्याख्या कर दी जाती है। विश्लेषण मतलब नतीजे पे पहुंचना किसी पे, ठीक है, उनका। विवरणात्मक रिपोर्ट, समस्या का विस्तृत और सूक्ष्म विवरण दिया जाता है, बिल्कुल एकदम विस्तार से बताए, जैसे कोई बात बताते हैं ना, तो उस समस्या का बिल्कुल विस्तृत रूप से और सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वो विवरणात्मक रिपोर्ट कहलाती है। अब जब तो ये मैंने विशेष रिपोर्ट बताई। अब विशेष रिपोर्ट जब कोई बंदा लिखेगा तो उसकी भी कोई ना कोई शैली होगी और उसको किसी ना किसी बात का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो कौन कौन सी शैली विशेष रिपोर्ट की जो लिखने की शैली है वो उल्टा पिरामिड प्लस फीचर शैली, यानी कि सीधा पिरामिड शैली में भी लिखी जा सकती है और उल्टा पिरामिड शैली, किसी भी शैली को इसमें अपना सकते हैं। रिपोर्ट का जो आकार है वो सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। देखो कोई भी रिपोर्ट है अगर उसे तैयार किया गया है, लिखा गया है, तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्षता, उसमें किसी एक पक्ष का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होकर रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। रिपोर्ट संकलित होनी चाहिए, आपस में सभी पक्षों को उजागर करना चाहिए। संकलित का मतलब जैसे कि हम हार के ऊपर ही लिख रहे हैं, जो मैं अभी क्रिकेट मैच का बता रही थी उसके ऊपर हमें कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उसमें हम दोनों पक्ष को उजागर करेंगे, जो विपक्षी टीम थी उसको भी और जो अपनी टीम थी उसे भी। रिपोर्ट पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी नहीं। भाषा सरल, सहज, उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का मिश्रण होना चाहिए।
तो ये आप समझ गए होंगे। अब ये इस अध्याय का अंतिम पेज है और जब अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो अपने आप में बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर है। आलेख क्या होता है? किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। गद्य प्रधान, जैसे आपने सभी ने कहानी पढ़ी होंगी, उपन्यास भी पढ़े होंगे, निबंध भी पढ़े होंगे, ये सारे गद्य शैली में लिखे हुए होते हैं, गद्य प्रधान होते हैं। मतलब उस प्रकार से कहानी उपन्यास की तरीके से जो भी रचना लिखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। मतलब किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। यह अधिकतर संपादीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। आलेख भी मैंने बताया था कि अखबार के अंतर्गत दूसरे या तीसरे पेज पर एक संपादकीय पृष्ठ होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के आलेख छपते हैं, जैसे फीचर छपती है, विशेष रिपोर्ट छपती है, संपादक के नाम पर चिट्ठी पत्र जो भी लिखे जाते हैं वो छपते हैं, स्तंभ लेख छपता है, कई प्रकार के जो चीज़ें वहाँ पर छपती हैं। और जो आलेख होता है ये भी संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होता है, जैसे खेल है, फिल्म है, समाज है, इन सभी से संबंधित आलेख लिखे जा सकते हैं। आलेख के मुख्य अंग, मतलब आलेख को लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो उसकी भूमिका होनी चाहिए उस विषय की, विषय का प्रतिपादन होना चाहिए, तुलनात्मक चर्चा, फिर उसका निष्कर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से लेख लिखना चाहिए। आलेख या लेख एक सी बात है। विचार परक लेखन भी छपते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। अब विचार परक लेखन कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। विचार परक लेखन में कई सारी बातें आ जाती हैं, इससे अखबार की छवि बनती है। मतलब जो संपादकीय पृष्ठ होता है ना, ये उस अखबार की आवाज़ होती है जिससे उस अखबार का विश्वास बनता है। और संपादकीय पृष्ठ पर कई प्रकार के विचार लेख छपते हैं, जैसे संपादकीय अग्रलेख संपादक के द्वारा छपता है, लेख व टिप्पणियाँ छपती हैं, विशेष जोग व वरिष्ठ पत्रकारों के स्तंभ छपते हैं। मैंने बताया ना, ये सारे विचारपरक लेख होते हैं। फीचर छपता है, स्तंभ लेखन छपता है, लेख व टिप्पणियाँ छपती हैं, संपादकीय नाम से कुछ जो चिट्ठी पत्री होती हैं वो छपते हैं। तो ये पृष्ठ जो होता है ये अखबार की एक छवि होता है। ये सभी विचारपरक लेख के अंतर्गत आते हैं। मतलब चाहे स्तंभ लेख कहे, चाहे फीचर कहे, चाहे लेख कहे, चाहे टिप्पणी कहे, चाहे संपादकीय लेख कहे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? विचार परक लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब नोट रखने वाली बात क्या है? कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने आप-पैड पर भी विचार परक लेख, टिप्पणियां और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ये बात आपको नोट रखनी है। मैंने एक भी वर्ड वहां से छोटा नहीं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने कुछ ओपेड पर भी विचार परक, ऑपेड, मैं इसका अभी ये ओपेड जो है शायद ये इंग्लिश का वर्ड है और इसे मैं अभी फ़ोन से सर्च करूँगी, फिर मैं कमेंट में ऐड कर दूँगी। ठीक है, संपादकीय लेखन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि अखबार में एक पृष्ठ होता है और उसमें संपादक जो कुछ किसी विषय पर लिखता है वो संपादकीय लेखन कहलाता है। तो ये संपादकीय पृष्ठ पर होता है, समाचार की आवाज़ होता है। और संपादकीय जो पृष्ठ लेखन है ना, वो केवल संपादक ही लिख सकता है, उसको कोई और नहीं लिख सकता। इस पृष्ठ के जरिए अखबार किसी घटना या समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करता है। समाचार की खुद की आवाज़ होती है उस विषय के प्रति। ये किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसलिए इसे किसी का नाम भी नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व तो उसमें काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। मैंने बताया ना, बाहर के लोग नहीं छापेंगे इसे। कोई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर लगा रखा है। हिंदी के अखबारों में किसी में 3, किसी में 2 या किसी में 1 ही संपादकीय होता है जो उस समाचार के संपादक द्वारा छापा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, तो ये था वही आज के इसमें इतना ही था। कुछ और रह रहा है, वही इंपॉर्टेंट बातें और भी मैंने नोट कर रखी हैं। स्तंभ लेखन, ये सब विचारपरक लेख के अंतर्गत ही आ जाएंगे। अब स्तंभ लेखन क्या होता है? किसी वरिष्ठ पत्रकार, अब स्तंभ लेखन भी, जैसे कि ये समाचार का एक पृष्ठ है भाई, यहाँ पर स्तंभ लेखन छप रहा है, तो ये स्तंभ लेखन, स्तंभ का मतलब खंबा, मतलब ये परमानेंट है, ये अखबार में डेली छपता है। और इसके लिए ना किसी, अब ये तो है नहीं कि इसकी जिम्मेदारी किसी को भी दे देंगे, तो स्तंभ लिखने की जो जिम्मेदारी है वो किसी वरिष्ठ पत्रकार को दी जाती है या किसी लोकप्रिय लेखक को
लिखने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये समाचार पत्र का नियमित स्तंभ लिखने का दायित्व सौंप दिया जाता है। यानी कि हमारे भाई जैसे दैनिक जागरण समाचार पत्र है, इसके लिए स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी किसी वरिष्ठ पत्रकार को या किसी लोकप्रिय लेखक को नियमित रूप से स्तंभ लिखने का दायित्व सौंप दिया जाता है। लेखक का खुद का विषय व राय होती है, मतलब इसमें अब उस पत्रकार के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार या कोई लेखक जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से विषय का चुनाव करे और उस पर अपनी राय दे। अंत में उसका अपना नाम होता है, यानी कि जो स्तंभ लेखन छपता अखबार में उसके नीचे उस लेखक का नाम होता है। और अनुभवी लेखकों को ही स्तंभ लिखने का मौका मिलता है, सभी नहीं लिख सकते इस चीज़ को। और मतलब यहाँ पर कई कई जो लेखक होते हैं इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं स्तंभ लेखन लिख लिख कर कि उनको काफ़ी लोग जानने लगते हैं। अब एक और विचारपरक लेख छपता है और वो है संपादक के नाम पत्र। अब संपादक के नाम जो पत्र आते हैं, अब मैं संपादक के नाम कोई पत्र लिख रही हूँ कि समाज में भाई ये समस्या है, दहेज की समस्या फैल रही है, आपका जो समाचार पत्र जो समाचार है वो दहेज के प्रति आवाज़ उठाए कि दहेज लेना और देना ठीक नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा एक पत्र लिखूं तो वो क्या कहलाएगा, संपादक के नाम पत्र। ये पाठक वर्ग की तरफ से संपादक के पास जाता है। पढ़ लेते हैं। संपादक के नाम पाठकों के पत्रों का एक कॉलम होता है जिसका हेडिंग हो सकता है, मतलब आपके पत्र, आपकी चिट्ठियाँ अथवा आपके विचार, इसके नाम से हो सकता है इसका हेडिंग। अन्य नए लेखकों के लिए उपयोगी होता है, मतलब कोई नया लेखक भी इसमें लिख सकता है। इसमें विचार पाठकों के होते हैं, संपादक या सह संपादक के नहीं होते। मैंने बताया ना आपको, अब मैं एक पाठक हूँ उस नियमित समाचार का, मैं उसको चिट्ठी लिख के भेज दूँ संपादक को, तो ये पाठकों के विचार होते हैं, इसमें संपादक के नहीं होते। अब इसी में एक साक्षात्कार नाम आता है। तो साक्षात्कार आप सभी जानते हैं, इसे इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार के द्वारा ही पत्रकार समाचार फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के कच्चा माल इकट्ठा करता है। समझ गए? जैसे किसी संपादक को विशेष रिपोर्ट लिखनी है या किसी लेखक को विशेष रिपोर्ट तैयार करनी है, अब वो उस विशेष रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े कहाँ से लेकर आएगा, किसी का इंटरव्यू लिया तो उससे वो क्या करेगा, कच्चा माल उस रिपोर्ट के लिए तैयार कर लाएगा। उसके बाद लेख क्या होते हैं, जिसे आर्टिकल कहते हैं। और लेख जो होता है ये भी समाचार में छपते हैं। लेख फीचर व विशेष रूप रिपोर्ट से अलग विधा है। इसमें लेखक के विचारों को ही प्रमुखता दी जाती है, आरंभ अंत व मध्य भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट तरीके से लिखे थे, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आज के इस अध्याय में भाई इतना ही था, काफ़ी बड़ा ये हो गया है और 4 चैप्टर हमारे यहाँ समाप्त हो गए हैं। अब देखो, अब कोई दम नहीं है, अभी 4 चैप्टर हो गए ना, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, 12, 4 चैप्टर हो गए, 5वां छठा एक और चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंदी आएगा। उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं और मैं एक एक वीडियो में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर करवा दूंगी। तो ये 1 हफ्ते की मुश्किल से है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम। लेकिन बस आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देखो ये आपकी गलती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल है तो हो सकता है क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम की आ जाए। तो सबसे पहले आप बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।